फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। आज हम देखेंगे दिल्ली पुलिस का जो कि चल रहा है सेट प्रैक्टिस जो चल रहा है अभी आपका, उसमें से हम एक देखेंगे आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 2017 का ये क्वेश्चन है। 6 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो वो हम देखेंगे। फिलहाल जो अभी आपका सिलेबस है, जो नया नोटिफिकेशन में सिलेबस आया, वो सिलेबस और 2017 के सिलेबस में काफ़ी फ़र्क था। तब के टाइम में कंप्यूटर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, तो आप देख लो 2017 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि रीजनिंग के क्वेश्चन है। ये है कि शुतुरमुर्ग पक्षी है तो मगरमच्छ क्या होगा। ठीक है, ऐसी तो शुतुरमुर्ग एक पक्षी में आता है और वही मगरमच्छ जो है वो एक सरीसृप होता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि संबंधित अक्षरों को चुनिए, जो विकल्प दिया है इसमें से। अच्छा, आप देखिए N14 होता है। रीजनिंग के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि ABCD को आप अपोजिट और सीधे साइड से याद रखें। N14, इन दोनों में संबंध देखिए। Q17 होता है, O15, L13, T20, W23, 5 और ये 2, यानी कि +3 और -3 हो रहा है। तो यही हम इसमें करेंगे। 8 H है, 5 हो गया E, A हो गया 1 और P हो गया 16। +3 -3 करेंगे तो +3 तो 11, यानी 11 में क्या होता है K, एक ऑप्शन से पता चल जाएगा। अगला है कि संबंधित शब्दों को चुनिए, इसमें से जो रिलेशन है उसके अनुसार से चुनना है इसको। तो 5 गुना 9 45 होता है, तो 12 गुना 9 108 हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विषम शब्द को चुनना है। कप, प्लेट, चम्मच, खाना। तो ये सब तो बर्तन है, लेकिन खाना क्या है? खाना बर्तन नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि विषम अक्षरों को चुनना है इसमें से। अच्छा, आप रिलेशन देख लो। G7, फिर 14, फिर 21 और फिर B का मतलब है कि ऐसे 26 होता है तो 28 जोड़ लो, यानी कि ये भी 7 बढ़ रहा है, तो ये क्या है? सारे अंक 7 बढ़ रहे हैं। ये देखेंगे 4, 11, 18 और एक का मतलब आप कर लो 27, 26 एक 27 कर लो, तो 18 में अगर 18 से 27 कितना होगा? 9 बढ़ जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1, 8, 15, 22, यानी ये भी 7 बढ़ रहा है। 2 ऑप्शन अगर हमें सेम मिल जाए तो तीसरा देख लेंगे कि तीसरा गलत है। फिर अगला देखेंगे 9, 72, 9 - 1 8, तो 9 ही 72, 12 - 1 11, तो 12 11 132, 10 गुना 9, तो ये कितना होना चाहिए था? 20 होना चाहिए था, पर 30 है। अब देखेंगे 6 का Q 216 + 2 218, 5 का Q 125 + 2 127, 3 का Q 27 और 4 का Q 64 और +2 66 होता है, यानी कि ये गलत है। आगे देखते हैं, पूछ रहा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो त्रिभुज कितना है? एक ये हो गया बड़ा वाला, ये एक छोटा वाला 2 और 2 इस साइड 4। इसमें समानांतर चतुर्भुज की संख्या कितनी है? समानांतर चतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, और आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो और बराबर हो, है ना। ठीक है, तो ये आप क्लियर देख सकते हो कि हर बॉक्स में आपको समानांतर और बराबर ही दिख रहा है। आप नंबर ऑफ अगर रेक्टेंगल्स काउंट करोगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 60। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आकृति में कितने सतहें हैं? सतह जोड़ने कह रहा है। दी गई आकृति में ये सतह जोड़ने कह रहा है, तो इसमें सतहों की संख्या अगर आप जोड़ लेंगे, सतह यानी कि फलक की संख्या आप जोड़ लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि दी गई आकृति में अल्फा, ये अल्फा के अपोजिट में क्या होगा?
तो आप देख लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये बॉक्स का क्वेश्चन है, तो ये दोनों पेयर होते हैं, ये और ये पेयर होते हैं, और ये पेयर होते हैं। तो अल्फा के अपोजिट में क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ये किस में शामिल है, ये किस में शामिल है, कौन सी आकृति में है। तो आप देख सकते हो ये क्लियर यहाँ पर शामिल है बी में। अच्छा, इस कागज को 4 बार फोल्ड किया गया, एक ऐसा कागज है जिसे 4 बार फोल्ड किया गया और उसके थोड़ा सा कट कर दिया गया, तो कौन सी आकृति बनेगी। ये तो बनेगी नहीं क्योंकि एक साइड से फोल्ड कट किया जा रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि 2 साइड से कट हो रहे हैं। इसमें क्लियर हो गया कि ये है। दर्पण रखा है, कह रहा है कि दर्पण के अपोजिट में क्या दिखेगा। देखो दर्पण के क्वेश्चन में क्या होता है, पहले ये दिखेगा, ये वाला आई वाला पार्ट दिखेगा, ऊपर वाला तो ऊपर ही दिखते रहेगा और ये वाला अपोजिट साइड में हो जाएगा। दर्पण में क्या होता है, दर्पण में बाएं दाहिने में चेंजिंग होता है ना। तो आई हो जाएगा, ऊपर में डेल्टा और इधर में डॉट हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन है वो आगे है, यहाँ देखिए। तो इसका हो जाएगा आंसर ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आप, ये दिया है तो निकालने का रहा है कि इसमें क्या होगा। इसमें रिलेशन है कि 1 गुना 3 गुना 7 और प्लस 5 21 और प्लस 5 26। ये ऐसे करेंगे तो 24 और प्लस 8 32। तो इसको ऐसे जोड़ेंगे, 8 9 दूना 18, 18 तिया 57, सॉरी 18 तिया 54, 54 और प्लस 5 59। कह रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं बन सकता। तो इसमें से क्या नहीं बन सकता, सारे डिजिट है लेकिन क्या डी है इसमें कहीं भी नहीं, तो राइडर नहीं उसमें से बन सकता। कह रहा है कि गेंद बल्ला और दस्ताने में कौन सा संपर्क, तो तीनों अलग अलग चीजें हैं, यानी कि ये है। इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने कप नीले हैं। कप का क्या है, कप का त्रिभुज है नीला, यानी ये पार्ट आ गया, परंतु बॉटल नहीं है, बॉटल नहीं है तो ये पार्ट हो गया है 97। आगे कह रहा है कुछ हरे सफेद हैं और कुछ पीले हरे हैं। ठीक है, कुछ हरे सफेद और कुछ पीले हरे हैं। तो इससे निष्कर्ष निकालने कह रहा है, तो क्या हो सकता है, कुछ सफेद पीले हो सकते हैं, कुछ सफेद पीले हो सकते हैं, नहीं। कुछ हरे पीले हो सकते हैं, हाँ कुछ हरे पीले हो सकते हैं। बी हो जाएगा इसका आंसर, केवल बी सही। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सभी मेज गाड़ियां हैं और कोई गाड़ी ट्रक नहीं है। स्टेटमेंट दिया है कि कुछ ट्रक मेज है। क्या कुछ ट्रक मेज है, यहाँ देखिए कुछ ट्रक मेज नहीं है क्योंकि कोई भी गाड़ी कोई संपर्क ही नहीं है इसमें और इसमें। सभी गाड़ियां मेज हैं, क्या सभी गाड़ियां मेज हैं, नहीं, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा कि दोनों में से कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। सभी का अपोजिट कुछ में अगर रहता कि कुछ गाड़ियां मेज है तो हाँ वो सही होता। अब कह रहा है जे टी का पुत्र है, जे टी का पुत्र है। अब टी एफ की माता है, टी जो है वो एफ की माता है। ऊपर और नीचे हम जनरेशनल गैप के कारण ले रहे हैं। और एल टी का पुत्र है, एल जो है वो टी का पुत्र है। प्लस से मेल और माइनस से फीमेल, तो एल जे का क्या है, एल जे का क्या है, भाई। अच्छा, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा कि वह लड़का मेरे पति की एकलौती पुत्री, तो उस महिला की क्या हो जाएगी, वो पुत्री हो जाएगी। और उस पुत्री का पुत्री यानी उसकी नातन का भाई है, यानी उसका नाती है। तो निकालने कह रहा है कि उस लड़के का क्या संबंध है उस लड़की से। ठीक है, तो वो लड़का क्या हो जाएगा, वो लड़का मामा हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि P Q का 200 है, यानी P अगर 200% है, ठीक है, और यानी P 100 तो Q 200 और R Q का 400% है। सॉरी, Q अगर 100 लेते हैं
तो यहाँ देखो आप, 100% का मतलब होता है कि उतना ही के बराबर, 200% का मतलब दुगुना। पी क्यू का 200% है तो पी 200, क्यू 100 लेते हैं, आर 400 हो जाएगा। तो निकालने का रहा है कि आर जो है वो पी का कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो देखो लो आप, क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। डबल होने का मतलब है कि 100% अधिक है, वो 100% अधिक होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम और मोहन की आयु का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। उनके आयु का अंतर 12 वर्ष है। अच्छा, यूनिट में अगर देख ले तो 2 यूनिट का फर्क हो रहा है, और 2 यूनिट बराबर 12 वर्ष, तो 1 बराबर 6 वर्ष। तो इनका वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 36 18 ये हो जाएगा, और 6 25 30 ये हो जाएगा। तो राम का वर्तमान आयु 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि कौन सा भिन्न है। देखो आप, रेक्टेंगल के, चतुर्भुज के अंदर में चतुर्भुज है, त्रिभुज के अंदर में त्रिभुज है, और पंचभुज के अंदर में पंचभुज है, लेकिन सर्कल के अंदर सर्कल होना चाहिए था, पर है क्या, सर्कल के अंदर में आयत है। इसमें से निकालने का रहा है कि कौन सा भिन्न है। ध्यान देने वाली बात है, आप पैटर्न देख लो, एक अंदर की तरफ से मुंह, दूसरा बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। इसमें क्या है, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर अंदर दोनों है, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, यानी कि ये अलग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा भिन्न है। ये देखो, सब में एक ऐसे लकीर है और एक ये ऐसे कट किया हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ अकेले, यानी ये भिन्न है। अब है कि कौन सा संख्या लुप्त है। देखिए नंबर पर ध्यान दीजिए, 19 के बाद 21, यानी 2 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 6 8, तो फिर 10 बढ़ेगा, यानी कि 49 हो जाएगा। इसमें निकाल कह रहा है, ये संख्या निकालना है, 11 और 9 20, 9 और 20 29, 20 और 29 49, तो 49 और ये 78। आगे देखते हैं, निकालने का रहा है कि इसमें क्या होगा। अच्छा आप देख लो, ये चतुर्भुज यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ आ जाएगा। अब ये कितना हाफ आगे बढ़ रहा है, ये यहाँ है, तो अपोजिट होकर के हाफ आगे बढ़ा, फिर अपोजिट होकर इधर, फिर अपोजिट होकर इधर, तो फिर अपोजिट यानी अंदर के साइड से होकर यहाँ आ जाएगा, ये जाएगा आंसर। अगला देखेंगे कि अगला निकालना है ना, बीच में तो सर्कल सबके हैं। अब देखो आप, इसमें क्या है, ये ऐसे बीच से कट रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो फिर ऐसे कटेगा। ऐसे कटने वाला कौन है, ये है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या है, अलग अलग से देखना पड़ेगा। सबसे पहले चलो हम इससे ही स्टार्ट करते हैं। ये सबका सेम है ना, तो अगला भी जो होगा उसमें सेम होना चाहिए, यानी कि ये तीनों में से कोई एक होगा, क्योंकि ये तो अंदर साइड से है। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब आप देखो, ये पहले ऊपर की तरफ है, फिर बीच में, फिर नीचे, फिर बीच में आना चाहिए, क्योंकि बाद में ऊपर है तो फिर बीच में आना चाहिए ना, यानी कि ये दोनों तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं, लीड को इतना लिखा जाता है, टेल को इतना लिखा जाता है, तो डेट को क्या लिखा जाएगा, यानी एल का मतलब 4, ई का मतलब 9, ए का मतलब 3 और डी का मतलब 2। तो डी देखो, डी का मतलब 4 हो गया, इसमें से ए का मतलब देखो आप, ए का मतलब 3 है और यहाँ भी 3 है ना, ए का मतलब 3, टी का मतलब टी 5 है, और ई कितना है, ई 9 है। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, सॉरी, ये 4 है ना, यहाँ आप देखो, डी का मतलब तो 4 है ना, ओहो, यहाँ देखिए आप, डी का मतलब 2 है, तो 2 3 5 9। अगला क्वेश्चन है, फ्यूल को 48, लैंड को 35 लिखा जाता है, तो टॉर्न को कितना लिखा जाएगा, है ना।
तो इसमें हम देखते हैं इनके अंकों को जोड़ लेंगे। F हो गया 6, U 21, E 5, L हो गया 12। इनको हम जब जोड़ लेंगे तो इनका योगफल जो है वो आ जाएगा, एक और जोड़ कर देखते हैं, 6 और 21 27, 27 और 5 32, 32 और 12 44 और यहाँ 48 है। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 1 13, 13 और 14 27, 27 और 4 31, 31 और 4, यानी कि जोड़ने पर जो आ रहा है उसमें से 4 जोड़ा जा रहा है। तो इसको जो है जोड़ने पर, टर्न को जोड़ने पर जो आएगा वो आ जाएगा 67। इसको जोड़ने पर 67 आ जाएगा। तो 4 हम इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 71। अगला देखते हैं। ग्लासवुड को ऐसे लिखा जाता है, तो प्रॉब्लम को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, हम देख लेते हैं क्या रिलेशन है। G7 12 1, कम से ही पता चल जाता है, ऐसा नहीं है कि पूरा आपको लिखना ही पड़े, पैटर्न ऐसे ही समझ में आ जाता है। अच्छा, J का मतलब 10 हो गया, सॉरी 1 मिनट। देखते हैं तो कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, फिर 3 माइनस हो रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 3 माइनस हो रहा है। ओके, तो यही पैटर्न पर चलते हैं। इस पैटर्न में क्या है, P का मतलब 16, तो 3 बढ़ेगा तो 19 हो जाएगा, यानी S से स्टार्ट होगा। अब देखिए कि अब -3 होगा, तो 18 में से 3 गया तो 15, 15 क्या होता है O। चलिए 2 ही आंसर से मिल गया। अब क्वेश्चन आ गया आपका GS का, कह रहा है, अच्छा पहले मैथ का क्वेश्चन करवा लेते हैं, फिर आप GS का क्वेश्चन कर लेना। यहाँ है मैथ का क्वेश्चन। X और Y सम संख्याएं हैं, निम्न में से कौन सा एक विषम संख्या है? अच्छा, दो सम संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या मिलता है, दो सम संख्याओं को गुना करने पर भी सम संख्या, भागा देने पर भी सम संख्या, और या उसमें कोई सम संख्या जोड़ने पर भी सम संख्या मिलेगा। तो देखिए, अगर दो सम संख्याओं को गुना करेंगे तो सम संख्या मिलेगा, और उसमें एक जोड़ दे रहा है तो वो भी सम हो जाएगा, तो ये भी सम संख्या हो गया A। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में से अंक 1 कितनी बार आएगा? चाहे 1 से 9 तक कोई भी अंक की बात कर ले तो वो सारे अंक 21 बार आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, इसके स्क्वायर है ना, तो इसे आप लिख सकते हो 0.49, और इसे लिखोगे 0.0049, जोड़ने पर क्या आ जाएगा 0.4949। अब कह रहा है कि 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? जब 2000 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 3, सॉरी 5 की पावर 3। जब भी धनात्मक गुणनखंड निकालने की बात आती है तो एकदम बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक है, वो ये है कि दोनों के पावर में एक ऐड करके और मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 में एक ऐड करेंगे तो 5, 3 में एक करेंगे तो 4, दोनों को गुना कर देंगे, 20 हो जाएगा आंसर। अब ये कह रहा है, अच्छा AQ प्लस BQ बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस B इंटू A² प्लस B² माइनस AB। अब आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं A², अगर इसको हम A और इसको B मानते हैं तो A² माइनस AB प्लस B² है, यानी बच कौन सा गया A प्लस B। तो ये अगर हम सेम फॉर्मूला लगाते हैं तो A प्लस B ऊपर में बच जाएगा, 27 और 23 को जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 50। P की आय 40%, Q की आय का 75% के बराबर है। P की आय 40% को आप 2/5 लिख सकते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया, और प्रतिशत चैप्टर जो मैंने पढ़ाया अगर आप देखोगे तो बड़े ही शॉर्टकट से कि किस तरीके से आप कितने प्रतिशत को कितना फ्रैक्शन लिख सकते हैं ये सब बताया, कितना फ्रैक्शन को कितना प्रतिशत लिख सकते हैं ये भी बताया। तो P का 40% का मतलब 2/5 बराबर Q का
25% 1/4 होता है, तो 75% 3/4। P और Q का रिलेशन क्या निकल गया, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 और Q नीचे 8, यानी अगर P 15 है तो Q 8 हो जाएगा। तो P की आय का कितना, Q की आय P की आय का कितना प्रतिशत है, यानी 15 का कितना प्रतिशत, 8 है, यही निकालने का रहा है ना। आप ये देखो ध्यान से, 5 से करेंगे तो 20 और 5 से 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 160/3 करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 53.33। अब अगला क्वेश्चन है कि A और तथा B 9:5 के अनुपात में है। A B को, अच्छा मानते हैं कि 9x और 5x है। अब कह रहा है A B को 10 दे देता है, 10 रुपया दे देता है, तो 9x में से 10 घटेगा और 5x में 10 बढ़ जाएगा, उसको दे दे रहा है। तो तब 1:1 के अनुपात में होने का मतलब बराबर हो जाता है। इससे x की वैल्यू निकालेंगे, यानी 4x = 20, x = 5, x की वैल्यू निकल गया तो उनके पास कितनी राशियाँ थी, तो 9x यानी कि 45 और 5x यानी कि 5 × 5 = 25, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 यानी इतना का औसत जो है वो 52 है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी को जोड़ करके और बट्टा टोटल कितने अंक है, 6 अंक है, बराबर 52, यही ना। सभी को जोड़ने पर जो हमारे पास नंबर आएगा वो आ जाएगा आपका 268 प्लस x/6 = 52। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना बराबर हो जाएगा 6×5 = 30 और 12 312। x बराबर निकल करके जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 44। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इस क्वेश्चन में ये देखिए, कुछ राशि जमा कराई पहले 3 वर्ष में 6% प्रति वर्ष, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 3% नहीं 9% एक्चुअली होगा, 9%, और अगले 6 वर्ष की अवधि के लिए 10%, तो 9 वर्ष के अंत में। तो ऐसा करिए, पहले 3%, पहले मूलधन हम P मान लेते हैं, ठीक है, P गुना 3 वर्ष के लिए 6%, यानी 3 × 6 = 18 बटा 100 तो सब में रहेगा ही। अच्छा P भी सब में रहेगा, 100 भी सब में रहेगा, P गुना 9 × 27 प्लस P गुना 10 × 30, क्योंकि 3 वर्ष के लिए है ना, आगे 9 वर्ष टोटल, तो 6 वर्ष तो हो गया 30। अच्छा P और 100 तो कॉमन हो गया ना, 18, 27 और 30 को हम जब ऐड करेंगे तो आप देखिए 75 हो जाएगा, बराबर कितना दिया हुआ है 1650। जब हम कट करेंगे फाइनल में तो P बराबर हो जाएगा 2200, ये हो जाएगा आपका C आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपये में 3 kg चीनी अधिक खरीद लेता है। अच्छा आप ये बताओ, 120 रुपये में 3 kg कम खरीदता है ना, आप ये बोलो 120 का 20% होगा कितना, 20% ही वृद्धि हो रहा है ना, तो 120 का 20% यानी कि 24 रुपया, और 24 रुपया में केजी में कितना हानि हो रहा है, 3 kg कम खरीद रहा है, नहीं 1 kg का जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो 1 kg का मूल्य क्या हो जाएगा 8 रुपया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक व्यापारी वस्तुओं के मूल्य को क्रयमूल्य से 60 अधिक अंकित करता है, मान लो कि क्रयमूल्य 100 था, लिखता कितना है 160, और उस पर 30 छूट देता है, तो कितना लाभ होगा। 30% छूट देता है मतलब बेचता कितने में, 70% में, यानी कि 112 में बेचता है, और क्रयमूल्य कितना था 100, यानी कि 12% का लाभ हो गया। परिमाप दिया है, सॉरी कहाँ गया, हाँ यहाँ पर आप देखिए कह रहा है कि एक भुजा 11 है और 2 भुजा जो है उनके बीच का अंतर
3 है, ऐसा करते हैं 11। सॉरी, यहाँ आप देखिए, एक 11, एक x ले लेते हैं, दूसरा x + 3, और परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। ये 2x बराबर 40 - 14 यानी कि 26, तो x 13 यानी एक 13 एक 16 हो जाएगा और एक 11 तो है ही। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर s दिया हो तो √अंडर s × s - a, s - b और s - c ठीक होता है। और सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है आज गले में। s क्या होता है? सभी भुजाओं का योग बटा 2, यानी कि 11 + 13 + 16 बटा 2 कितना हो गया? 40 हो गया ना, ये 40 बटा 2 यानी कि 20, तो √अंडर 20 गुना 20 में से 11 जाएगा 9, गुना 20 में से 13 जाएगा 7, और 20 में से इतना जाएगा 4। इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसे 4 गुना 5 लिख सकते हैं ना, 4 गुना 3 √35 यानी 12√35 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी P और Q स्टेशन X तथा Y एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये ले लेते हैं, P Q स्टेशन है, रेलगाड़ी चलना स्टार्ट करते हैं। मान लो बीच में ये मिलते हैं, मिलने के बाद जो है 5 घंटे तक X और Y स्टेशन पर तक पहुंचने में, X और Y स्टेशन है, यहाँ तक पहुंचने में मान लो P को 5 घंटा, P इधर से जा रहा है ना, P का डायरेक्शन ये और Q का डायरेक्शन ये है, P को 5 घंटा और लगता है और इसको 4 घंटा 3 मिनट, 4 घंटा 3 मिनट को 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 3 मिनट बराबर 1/20 घंटा हो जाएगा, यानी 1/20 घंटा, इतना घंटा हो गया, इतना टाइम लगता है। ठीक है, तो हाँ, यदि रेलगाड़ी P की गति जो है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी Q की गति क्या होगी? सॉरी, अच्छा आप ये बताओ, ये जो है क्वेश्चन, तो इसमें जो चलने में समय लग रहा है वो तो आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आपने देख ही लिया कि कैसे दिया हुआ है इसको। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है, ऐसे तो एक लंबा प्रोसेस भी है, पर आप ध्यान रखना कभी कभी कुछ चीज़ें ट्रिक वाइज भी चलती हैं, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे, दिया रहे कि कितना समय लगेगा, क्या स्पीड होगा, तो स्पीड निकालने के लिए एक उपाय है, वो ये है कि हम क्या करते हैं, P का जैसे गति दिया है ना, P का समय को हम, जैसे P का गति, तो इसका Q का गति निकालने के, Q का चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, P का चाल 54 गुना √अंडर जितना P ने समय लिया है पहुंचने में, जितना P ने समय लिया तो 5 लिया, और Q ने बटा जितना Q ने समय लिया, तो Q के समय को हम ऐसे कर सकते हैं, 4 पूर्णांक 1/2 है, यानी कि 81/20, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये 100 हो गया, यानी 100 का रूट कितना 10, और इसका 81 का 9, तो 54 गुना 10/9 तो 6, यानी कि Q का चाल क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, 4 वर्ष पश्चात 7:9 हो जाता है। अच्छा, आप ध्यान से देख सकते हो कि पहले 5:7 है और फिर 7:9, यानी कि 2 यूनिट बढ़ रहा है। 2 यूनिट जो बढ़ रहा है उसमें कितना, 4 साल बढ़ रहा है ना, तो 1 बराबर हो जाएगा 2 साल, तो वर्तमान आयु निकल जाएगा, एक 10 साल हो गया और एक 14 साल का हो गया।
तो कह रहा है कि 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो दोनों में 14 वर्ष अगर जोड़ देंगे तो ये हो गया 24 और ये हो गया 28, तो 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 6:7 के अनुपात में हो जाएगा। अगला देखते हैं, सी डी ई मिलकर कोई कार्य 12 दिनों में पूरा करते हैं। सी की क्षमता डी की दुगुनी है। हम लिख लेते हैं यहाँ सी डी ई, क्षमता इफिशियंसी, क्षमता है, मान लो डी की क्षमता 1 है तो सी की 2 और ई की क्षमता डी की 3 गुनी है। यानी कि क्षमता का मतलब होता है कि अगर डी एक दिन में 1 काम करता है तो सी 2 काम करेगा और ई जो है वो 3 काम करेगा। तो अच्छा, सभी मिलकर कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। 6 काम अगर एक दिन में करते हैं तो 12 दिन में कितना करेंगे? 72 काम, 72 काम कर लेंगे ना। अगर तो यही तो टोटल काम है 72 काम, तो 72 काम अगर टोटल है तो ई अकेले अगर काम करता है तो कितने दिन में करता? एक दिन में वो 3 काम कर रहा है, तो 72 काम कितने दिन में करता? 24 दिन में करता। ये हो जाएगा आंसर इसका। ये हमारा मैथ का हो गया पूरा। अब बच गया हमारे पास बस जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो वो हम जीएस का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र में स्थित ऊपरी लागत का क्या अर्थ है? ऊपरी लागत का अर्थ, आप ऊपरी लागत का अर्थ ये मत समझ लेना कि ऊपर से जो मनी मिलता है जो मनी फेमस है, ऊपरी आय नहीं, ऊपरी लागत है। ये जो ऊपरी लागत है इसका मतलब होता है कि उत्पादन यानी आउटपुट जो निकलता है, तो आउटपुट के साथ ना बदलने वाली लागत, ठीक है। ऊपरी लागत कभी बदलता नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि कैसे बेहतर उत्पादन औद्योगिकी के रूप में अधिकारों से अधिक ज्ञान का निवेश दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि कर सकता है। अच्छा, क्या है? भूमि संसाधन की उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है। भूमि संसाधन की उत्पादकता में वृद्धि किससे? अब आप ये बताओ, श्वेत क्रांति तो दूध से है, तो उसका भूमि से कोई लेना देना है नहीं। नीली क्रांति मछली से, तो उसका भी कोई लेना देना है नहीं। सूचना क्रांति तो औद्योगिक कंप्यूटर वगैरह से। यानी हरित क्रांति ही तो भूमि से लेना देना है, गेहूं का जो हुआ था। अब कह रहा है किस कार्य, अच्छा औद्योगिक क्रांति वैसे हुआ कब था? हरित क्रांति हुआ कब था? 66-67 में, 1966-67 में, और एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगला है कि किस कार्य को राष्ट्रीय औद्योगिक संरचना में नहीं माना जाता? अच्छा, कृषि तो राष्ट्रीय औद्योगिक संरचना का एक अंग है, शिक्षा संस्थान भी है, और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का कार्यचालन भी है, लेकिन महिलाओं का जो घरेलू कार्य होता है इसे नहीं माना जाता। अब आप सोच लो कि महिलाएं 24 घंटा वो काम में लगी रहती हैं बिना छुट्टी, यानी कह लो 27/4 उनका वर्क होता है, लेकिन उसे जोड़ा ही नहीं जाता कि वो कोई काम भी है। आगे देखते हैं कि उचित मूल्य की दुकानें में किसका भंडार रखती है? निम्न में से किसका भंडार रखती है? उचित मूल्य की दुकानें यानी जो नॉर्मल आपका जनरल स्टोर वगैरह हो गया, तो क्या है? खाद्यान्न, चीनी और मिट्टी का तेल सब होता है उसमें, यानी डी हो जाएगा आंसर। अब कह रहा है कि एक निश्चित क्षेत्र का कब्जा वाला एक राजनीतिक संघ है जिसमें संगठित सरकार होती है और आंतरिक और विदेशी नीतियों बनाने का अधिकार रखती है। तहसील, प्रांत और क्षेत्र जो है ये क्या कोई भी मतलब इसको कह लेते हैं कि क्या ये राजनीतिक संघ है? नहीं, राज्य जो है वो होता है जहाँ पर सरकारें भी बनती हैं, सब कुछ होता है। एक ऐसा कदाचार है जिसके द्वारा कोई पार्टी या उम्मीदवार अपने वोट को बढ़ाने के लिए आसक्त होता है। टर्नआउट, एक्सवेंसी और छल, ये सब तो कोई वैसा वर्ड नहीं है। रिगिंग, रैगिंग मत समझ लेना आप लोग इसे। रिगिंग एक ऐसा वर्ड है जिसका अर्थ होता है हेरा फेरी से। जो आप देखते होंगे कि राजनीतिक दल में अपना वोट बढ़ाने के लिए जो चीज़ करते हैं उम्मीदवारों के साथ,
हेरा फेरी, वो चीज है ये रिगिंग। धन विधेयक की परिभाषा देता है, संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है वो धन विधेयक की परिभाषा देता है, तो ये है अनुच्छेद 110 से हमें धन विधेयक की परिभाषा मिलती है। ठीक है, अच्छा कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का अंतिम निर्णय कौन लेता है? इस बात का अंतिम निर्णय लोक सेवा अध्यक्ष हो जाता है। और इसके अलावा एक और चीज़, अगर कोई विधेयक धन विधेयक के रूप में मान लो पारित किया जा सकता है तो राज्यसभा उसको डिले नहीं कर सकती, राज्यसभा उसे रोक नहीं सकती। हाँ, वहाँ भेजा जाता है लेकिन सिर्फ पास करवाने के लिए, अगर 14 दिन तक वो पास नहीं भी करते तो ऑटोमेटिक वो पास हो जाता है। संसद का एक सदस्य निर्हित किया जा सकता है किन स्थितियों में? अगर कोई वो लाभ के पद पर हो, या फिर अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, या दिवालिया घोषित हो चुका हो, ये तीनों कंडीशन में उसको पद से हटाया जा सकता है। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? प्रयाग। आज के डेट में इलाहाबाद का नाम क्या रख दिया गया? प्रयागराज नाम रख दिया गया। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने कागजी मुद्रा की तरह उन्होंने टोकन चलाया था। जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ? अमृतसर में। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक का आप एक चीज याद रखना, इनका जो कार्यकाल है वो 1325 से 1351 के बीच में है। और इन्होंने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी उसका स्थानांतरित किया था अपनी राजधानी को, और उसके बाद देवगिरी का नाम उन्होंने दौलताबाद रख लिया था। ये आप उनके बारे में फैक्ट याद रखना। जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला नरसंहार। ठीक है, अमृतसर में हुआ था ये। अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि इस हत्याकांड का विरोध किया था जैसे गांधी जी ने, तो उस पर उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, और रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनके द्वारा नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग दी गई थी। उन दोनों ने अपना अपना इसके विरोध के लिए उन्होंने अपने जो उपाधि मिला था वो त्याग दिया था। आज के डेट में तो उपाधि लेने का या जो सरनेम होता है ये सब लेने का जो सिस्टम है, यही चीज़ अपने संविधान से हटा दिया गया है। अच्छा, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया था। अच्छा, बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया था। उसके अलावा एक और चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं, 1909 मार्ले मिंटो सुधार, 1913 तो आपका हो गया जलियांवाला बाग हत्या, 1919 है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड। जामदानी बुनाई का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? जामदानी बुनाई का महत्वपूर्ण केंद्र ढाका और बंगाल है। ढाका और बंगाल का ऐसे भी काफी कल्चर भी एक दूसरे से मिलता जुलता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक समाज सुधार है? तो प्रार्थना समाज हिंदू धर्म में एक समाज सुधार का ही रिजल्ट है। भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है इनका देशांतरीय विस्तार। किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करती? थल सीमा म्यांमार के साथ हम साझा नहीं करते, बाद बाकी सबके साथ थल सीमा साझा करते हैं। और चीन के साथ तो फेमस ही है भाई, अरुणाचल प्रदेश और ये सब, जो चीन हमेशा बोलता है कि ये हमारा ही है। आगे देखिए, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा कौन सा हिमालय? तीस्ता और दिहांग के बीच में जो है वो असम हिमालय स्थित है। हिमालय को भी अलग अलग पार्ट्स में बांटे गए ना, तो असम हिमालय, तीस्ता और ये दिहांग के बीच में। दिहांग आपका किसका नाम है? जो ब्रह्मपुत्रा नदी आती है उसकी सहायक नदी एक दिहांग नदी है।
ठीक है। अब आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लीजिए। सॉरी, उत्तर भारत के पंजाब के मैदान में किसका वर्चस्व है? तो आप एकदम बिल्कुल फेमस है ये चीज़, दोआब, गंगा यमुना का जो दोआब है, या फिर ये दोआब होते हैं, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर होती है, उर्वरक शक्ति सबसे अधिक होता है दोआबों की। पुराने काल में दोआबों के लिए तो इतनी लड़ाइयाँ हुई। किस भौतिक विशेषता के कारण भारत मध्य एशिया की तुलना में मृदु सर्दियों का अनुभव करता है? हिमालय पर्वत के कारण, क्योंकि हिमालय पर्वत पर मोस्टली हिमाच्छादित है ना वो। बॉम्बे हाई अपनी धरोहर के लिए जाना जाता है। बॉम्बे हाई में क्या क्या धरोहर है? बॉम्बे हाई में आपका इसका सॉरी, पेट्रोलियम का धरोहर है। पेट्रोलियम के लिए असम, बॉम्बे। विद्युत रूम हीटर की कुंडलियाँ, कॉइल जो होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है। फिलामेंट क्या में होता है? बल्ब में होता है। सारंगी, गिटार के तार में किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है? अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है गिटार के तार को जब हम मिलाते हैं। पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। अपारदर्शी, जो बिल्कुल नहीं देख सकते, हल्का देख सकते हैं। हाँ, पेचिस और मलेरिया जैसी बीमारियां हैं, वो प्रोटोजोआ से जनित बीमारियां हैं। वायरस से बिल्कुल फेमस अभी का तो कोरोना वायरस तो फेमस ही है, तो वायरस जनित बीमारियां हैं ये कोरोना जो है। और प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआ को एक कोसी भी बोला जाता है, उससे पेचिस और मलेरिया है। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रश्वसन, जो हम सांस लेते हैं वो प्रश्वसन कहलाता है। अगला, सामान्यतः के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। सामान्यतः जो अधातु होते हैं, अधातु के ऑक्साइड्स होते हैं, वो अम्लीय होते हैं। वायुमंडल ऑक्सीजन के संपर्क में रोकने के लिए फास्फोरस को क्या में रखा जाता है? फास्फोरस को जल में रखा जाता है इसलिए कि उसमें आग ना लगे, और सोडियम को किरोसिन में रखा जाता है कि जिससे उसमें आग ना पकड़े। कौन सी अग्नि उत्पादन के लिए अनिवार्य है? तो अग्नि उत्पादन के लिए ईंधन भी चाहिए, वायु भी चाहिए और गर्मी भी चाहिए। 3, भौम स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल को क्या कहते हैं? भूजल या भूमिगत जल। लंबे पेड़ों की शाखाएं जंगल में अन्य पौधों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, इसे क्या कहते हैं? जो छत की तरह दिखाई देती हैं, जो पौधा लंबे पेड़ होते हैं वो कहलाते हैं चंदवा या कैनोपी। ठीक है, उनके लिए ये वर्ड आप बिल्कुल ध्यान में रखना कि चंदवा या कैनोपी कहा जाता है। अच्छा, जो अधिकतर कैनोपियाँ हैं वो वर्षा वनों में पाई जाती है, वहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं और वहीं पाई जाती है। अब है वन्य वंदना योजना। अच्छा, ये वैसे उस टाइम के करंट से क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान रख सकते हो। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसे PMBBI बोला जाता है, को संचालित करने के लिए किस संस्था को एकमात्र विशेषाधिकार है? तो इसको संचालित LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम करती है। माझी कन्या भाग्यश्री योजना, ये जो है ये भी वैसे करंट का ही क्वेश्चन था, पर आप ध्यान में रख सकते हो। ये महाराष्ट्र सरकार ने ये योजना चलाई थी, महाराष्ट्र सरकार ने योजना चलाई थी, और इसका जो उद्देश्य था वो था कि लड़कियों के अनुपात में सुधार करना और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। इसके अलावा सारा इसमें करंट का ही क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन देख करके तो लग रहा है उस टाइम इतने सारे थे, यानी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करंट के हैं। मतलब आप लोग सोच लो कि थोड़ा ध्यान रखना जितने भी योजनाएं और जो भी आए हैं, क्योंकि बहुत सारे करंट के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। और ये हो गया आपका ये पूरा सेट कंप्लीट। उस समय जबकि 2017 में जब लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम हुआ था, तो उस टाइम में कंप्यूटर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, पर इस बार कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस बार आप लोग कंप्यूटर को भी ध्यान में रखना, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ना। चलो ठीक है, आप लोग देखते रहना, फॉलो करते रहना, सेट प्रैक्टिसेस किए जाएंगे, करवाए जाएंगे, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया जाएगा। हाँ, आप लोग तैयारी कर रहे हो तो मैं ये एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि
इसका एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर में होगा, तो आप लोग धीरे धीरे रनिंग वगैरह की भी प्रैक्टिस कर लो। जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग रनिंग सब की प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो धीरे धीरे, क्योंकि वो चीज़ हैबिट में आता है। ठीक है, आप देखते रहो इसे, चैनल को लाइक कर दिया करो जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं। और उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, नहीं अगर पसंद आता है तो आप इसे डिसलाइक कर लें, लेकिन डिसलाइक करके रीज़न ज़रूर बता दें। उसके अलावा आप और आपके जितने परिवार में या फिर दोस्त लोग जो इसका दिल्ली पुलिस सिपाही में आना चाहते हैं, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर दिया करिए, जिससे कि उन्हें भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाए। आप देखते रहिए इस चैनल को, अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना पढ़ाई अच्छे से ध्यान से करते रहिए।